हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग परिक्रमण काल की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में जाना, जिसमें पृथ्वी की दो प्रकार की गति से आप लोग परिचित हुए, एक घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। साथ ही साथ घूर्णन गति का क्या प्रभाव है और परिक्रमण गति का क्या प्रभाव है, इसके बारे में भी आप लोग बखूबी जान गए। आज की वीडियो के क्लास में हम लोग परिक्रमण गति की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि कल की क्लास की वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े कि पृथ्वी के परिक्रमण काल की जो अवस्थाएं होती हैं, ये 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो आज हम इन्हीं अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। ये जो चारों अवस्थाएं हैं, तो इनमें यदि आप देखें तो ये जो 4 अवस्था हैं, तो इस अवस्था में पहली जो अवस्था होगी वो 21 मार्च, दूसरी अवस्था 22 दिसंबर, तीसरी अवस्था 21 जून और चौथी अवस्था 22 सितंबर। ठीक, इन्हीं 4 अवस्थाओं के बारे में हम लोग आज जानेंगे और एक फिगर के माध्यम से आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं एक फिगर बनाऊंगा। यहाँ पर मैं 21 जून की स्थिति अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए इस फिगर पर। ये फिगर बन गया है, ठीक है। ये पृथ्वी के परिक्रमण की गति है और ये सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में अपनी एक परिक्रमण अवधि पूर्ण करती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में अपनी परिक्रमण गति करती है। उसे वार्षिक गति कहते हैं, जो 365 दिनों में हो जाती है। सामान्यतः 365 दिनों में होती है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट रूप से 5 घंटा थोड़ा सा आगे रहता है। ये कल की क्लास में मैंने बताया था, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। आज परिक्रमण काल की अवस्थाओं के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो परिक्रमण काल की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो 21 जून की स्थिति है, उसके बाद 22 दिसंबर की स्थिति, 21 मार्च की स्थिति, 21 मार्च की स्थिति और चौथा 22 सितंबर की स्थिति। ठीक, ये 4 अवस्थाएं। यहाँ पर मैंने एक फिगर पहले से बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों से परिचित करा देता हूँ कि 21 जून की स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। और यहाँ 22 दिसंबर में क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होगा। और इन दोनों स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, दिन और रात बराबर होते हैं। तो पहले आप इनको समझिए कि 21 जून की स्थिति में
उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उसी समय ही यहाँ पर सबसे छोटी रात होती है, यानी कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहेगा। और फिर उसके बाद देखेंगे कि 22 दिसंबर की स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और यहाँ पर दिन सबसे बड़ी होती है दक्षिणी गोलार्ध में, और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगा। ठीक, अब उसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बिल्कुल बराबर रहते हैं। अब यहाँ पर मैं एक फिगर बनाया हूँ, इस फिगर के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। तो ये बीच में सन हो गया, सूरज हो गया, ये सूर्य की किरणें हो गई, इधर भी और इधर भी हैं, इधर भी सूर्य की किरणें जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं। ठीक, तो पहले इन दोनों अवस्थाओं को हम समझते हैं, इन दोनों अवस्थाओं को समझते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों अवस्थाओं को समझ लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की 4 अवस्थाएं हैं और इन 4 अवस्थाओं में वही है लिखी गई है 21 जून की स्थिति, 22 दिसंबर की स्थिति, 21 मार्च की स्थिति और 22 सितंबर की स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 21 जून की स्थिति को देखते हैं। अब ये पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 अंश झुकी हुई है और ये अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में ये घूर्णन कर रही है। उसका यहाँ पर एक मैंने सिंबल बना रखा है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है। अब इसके बाद देखिए कि ये एक प्रकाश वृत्त है, इसको आप प्रकाश वृत्त भी समझ सकते हैं। चाहे तो आप इसे 90 डिग्री के एंगल सीधे पे खींच लेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप समझिए कि यह एक ग्लोब हो गया, पृथ्वी हो गया। अब ये सीधा इसको यदि आप सीधे इस तरीके से बीचों बीच एक रेखा खींचेंगे तो ये रेखा देखेंगे कि सीधी है, तो ये 90 डिग्री को प्रेजेंट करेगी। अब पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 अंश झुकी हुई है, ये 23.5 अंश यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है और गति कर रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर बीच में भूमध्य रेखा, इसके ऊपर कर्क रेखा और इसके नीचे मकर रेखा। अब यदि सूर्य की किरणें इधर से आ रही हैं, सूर्य की किरणें यदि इधर से आएंगी तो इस वाले भाग पर दिन होगा और इधर क्या होगा, रात होगा। यदि सूर्य की किरणें इधर से आ रही हैं, ये सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें यदि इधर से आ रही हैं तो इस वाले भाग पर दिन होगा और इधर वाले भाग पर रात होगा। वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि सूर्य की किरणें इधर से जा रही हैं, इसलिए इस वाले भाग पर दिन है और इधर क्या है, रात है। तो जो काले काले पॉइंट से यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये रात की अवस्था है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं इधर रात है और यहीं इस अवस्था में देखिए 21 जून की अवस्था में देखिए तो इसके पश्चिम की तरफ रात है और पूर्व की तरफ क्या है, दिन है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए कि 21 जून की स्थिति में जो सूर्य की किरणें हैं वो किस पर गिर रही हैं, सीधे रूप से कर्क रेखा पर गिर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए कर्क रेखा पर सीधे गिर रही हैं। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की किरणों को अधिक प्राप्त कर रहा है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की किरणों को कम प्राप्त कर रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि 21 जून की स्थिति में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत गिर रही हैं, 90 डिग्री के एंगल पर पड़ती है। इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। उसी को हम उत्तर अयानांत के नाम से जानते हैं। अब ये अयानांत क्या होता है सर जी? तो अयानांत कुछ होता नहीं है, जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, यदि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत हो रही हैं तो उत्तरी अयानांत हो जाएगा। यदि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत हो रही हैं तो दक्षिणी अयानांत कहा जाएगा। अब जहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत होंगी उसको ग्रीष्मकाल तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होगी। तो जहाँ पे सूर्य की किरणें अधिक होंगी वहाँ पे गर्मी अधिक होती है, तो इसलिए उसको हम ग्रीष्मकाल कहते हैं। तो 21 जून के दिन आप देखेंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध है, ये देखिए उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध है और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध देख रहे हैं कि सूर्य की किरणों के सापेक्ष झुका हुआ है, यहाँ पे ये झुका हुआ है और सूर्य की किरणें कहाँ पे, कर्क रेखा पे लंबवत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 21 जून के दिन सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पे लंबवत होती हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति अधिक हो पाती है। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में जाने पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर प्राप्त होती है। और यहीं पर उत्तरी गोलार्ध में उस समय 6 महीने तक क्या रहेगा, दिन रहता है, 6 महीने तक दिन रहेगा। इसे हम उत्तरी अयानांत के नाम से जानते हैं। तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं तो उसे हम
उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। इस समय क्या रहता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उसी समय ही दक्षिण गोलार्ध में क्या रहती है, लंबी रातें रहती हैं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ठीक, इतना बात आप लोगों ने समझा। और वहीं पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों में, यहाँ उत्तरी जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र है, ये ध्रुवीय क्षेत्र है, तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर दिन की अवधि बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये दिन है, ये दिन है, और इधर जो ब्लैक कलर से ये रात है। तो यहाँ देख रहे हैं कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में दिन है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में क्या है, रात है। तो यहाँ पर 6 महीने की रात और यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है, और 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो इस चीज़ को आपने समझा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग 22 दिसंबर की स्थिति को देखते हैं। अब 22 दिसंबर के दिन क्या रहता है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है, यानी कह सकते हैं कि 22 दिसंबर के दिन देख रहे हैं कि जो सूर्य का ये पृथ्वी का जो गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के किरणों के सापेक्ष झुका हुआ है, जबकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की किरणों के सापेक्ष थोड़ा सा दूर है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध क्या है, ये नज़दीक है, और साथ ही साथ ये मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही हैं, लंबवत गिर रही है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर दिन की अवधि क्या रहेगी, अधिक रहेगी, और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक, तो 22 दिसंबर के दिन क्या रहता है कि 22 दिसंबर के दिन यहाँ पर सर्वाधिक बड़ा होता है। दिन यानी कि जो डे होता है, डे वो अधिक बड़ा होता है, और जो रातें होती हैं वो छोटी होती हैं। ठीक है, तो 22 दिसंबर के दिन यहाँ पर ग्रीष्मकाल रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल रहता है, जबकि 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल रहता है। ठीक, इसके विपरीत की स्थिति, दोनों एक दूसरे के विपरीत की स्थिति को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधे चमकता है, और इसी समय ही दक्षिणी जो गोलार्ध है वो सूर्य के किरणों के सापेक्ष झुका रहता है। परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन की अवधि होती है वो अधिक लंबी रहती है, दिन की अवधि क्या रहती है, अधिक लंबी रहती है, और यहाँ पर ग्रीष्मकाल का समय ग्रीष्मकाल रहता है, और जो दक्षिणी भाग होता है यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव होता है, यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है, और उत्तरी भाग में क्या रहता है, जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे 6 महीने की रात होती है। तो कह सकते हैं कि 21 जून की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और यहाँ पर 6 महीने का दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, जबकि 22 दिसंबर की स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है। ठीक, तो अब इसमें यह भी देखिए, हो सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन है, कब, 21 जून के दिन, तो उसी समय 6 महीने की रात कहाँ होगी, तो 6 महीने की रात कहाँ होगी, तो 6 महीने की रात आपका दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। ठीक, इसके विपरीत ये स्थिति होगी। तो ये दोनों स्थिति को हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। तो ये ऊपर वाला जो है इसे 21 मार्च कह लीजिए, 21 मार्च, और इसे 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी गिरती हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणों के सापेक्ष कोई भी ध्रुवीय भाग झुका नहीं रहता है। इस कारण से सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे गिरती हैं। ये मान लेते हैं कि ये विषुवत रेखा है, तो अब ये सीधा विषुवत रेखा पर ये गिर रहा है, सीधा ये विषुवत रेखा पर ये गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें सीधे गिर रही हैं, विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें गिरती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। इस समय पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि दिन की अवधि 12 घंटे की होगी और रात की अवधि भी 12 घंटे की होती है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के दिन वसंत विषुव होता है, और 23 सितंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में ही 23 सितंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव होता है। क्या होता है? शरद विषुव होता है। ठीक है, तो अब ये उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के दिन
बसंत विषु और 23 सितंबर के दिन शरद विषु होता है। यानी कह सकते हैं कि जब सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है तो उसी को हम विषु की स्थिति करते हैं। उस समय पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषु और 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषु कहा जाता है। ठीक है ना। तो 23 सितंबर के समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और 21 मार्च को बसंत ऋतु होती है। और इसके ठीक विपरीत स्थिति यहाँ पर होगा। क्या होगा दक्षिण गोलार्ध में? क्या होगा कि दक्षिण गोलार्ध में 23 सितंबर के दिन 23 सितंबर के दिन और 21 मार्च, तो 23 सितंबर के दिन यहाँ पर बसंत विषु होगा और 21 मार्च के दिन क्या होगा? शरद ऋतु होगा। अब देखिए जैसे कि क्रिसमस जो एक बहुत बड़ा त्यौहार है, क्रिसमस, तो ये जो क्रिसमस मनाया जाता है ये ऑस्ट्रेलिया मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इसको जब मनाता है तो ये 25 दिसंबर के दिन, ये 25 दिसंबर के दिन मनाता है। इस समय ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक गर्मी होती है। क्या होती है? बहुत अधिक गर्मी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पर स्थित है और इस समय दिसंबर के महीने में, जैसे इस समय जो महीना चल रहा है ये दिसंबर का महीना चल रहा है, तो इस समय हमारे यहाँ क्या है? ठंडी है, शीत ऋतु है। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में आप जाएंगे तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहेगा। जैसे हमारे यहाँ मई का महीना होता है वैसे वहाँ पर मई के महीने जैसा मौसम रहता है, बिल्कुल अधिक टेम्परेचर रहता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की प्राप्ति अधिक हो पाती है और दक्षिण गोलार्ध में वहाँ पर 6 महीने का दिन होता है। अब उत्तरी गोलार्ध में इस समय जैसे दिसंबर चल रहा है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिसंबर के महीने में क्या होगा? 6 महीने की रात होगी। ठीक, तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण से दिन और रात की अवधि में अंतर हो रहा है और ऋतु में किस तरीके से परिवर्तन हो जा रहा है। तो ये पृथ्वी की गति में जो परिक्रमण गति है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस परिक्रमण गति की ये 4 अवस्थाएं हैं। ये 4 अवस्थाएं हैं। इन्हीं 4 अवस्थाओं में ही परिक्रमण काल की अवधि संपन्न होती है। ठीक है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।